केवल भैया पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाएगी। लेकिन अगर पर्वतों की या पहाड़ों की बात करें तब कहाँ पे मिलेगा? क्वेश्चन है कि आपसे मैंने पूछा कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कौन से अक्षांश पर या कौन से जो है क्षेत्र में मिलेगा? तो आपने बताया 0 डिग्री अक्षांश के आसपास। मैंने पूछा कि पर्वतों पर या पहाड़ों की बात करें, खास करके पर्वतों की जो कि 1000 मीटर प्लस ऊंचे होते हैं, इन पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर मिलेगा? क्योंकि आपके स्थल पर पहाड़ अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, पर्वत बहुत ज़्यादा है, उन पर भी आप देखते हैं विभिन्न तरह के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। जैसे आपके धरती पर 0 से लेकर के ध्रुवों तक अलग अलग तरह के जो है मौसम, जलवायु या कहिए कि जो पौधों का, जीव जंतुओं का रेशियो है वो मिलता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से। ऐसे ही आपके जो पहाड़ हैं सेम वही आपकी स्थिति को दर्शाते हैं। नीचे के क्षेत्र में सदाबहार बर्फ, उसके बाद पतझड़ी, फिर आपके देखेंगे टाइगा, फिर टुंड्रा, इस तरह से बर्फ पाए जाते हैं और भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ पर मिलेगा। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो उत्तराखंड वगैरह में मौसम सामान्य रहता, लेकिन और ऊपर हिमाचल में जाएंगे तो और ठंडा रहेगा। वहाँ से और ऊपर कश्मीर में जाएंगे और स्थिति खराब है, और लद्दाख में पहुँच गए तो वहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पे तो स्थल देखने को नहीं मिलता। यानी कि जो आपका हिमालय है ये कितनी तरह की स्थिति को दर्शा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए हिमालय ही है जिससे आप परिचित है, तो मैंने पूछा बच्चा कि उस पर्वत पर कौन से जगह पे, यानी कि सबसे नीचे, मिड में या सबसे ऊपर? सबसे नीचे होगा ना। यही क्वेश्चन था मेरा कि पर्वतों पर सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है या जो उत्पादकता है वो कौन से जगह पे मिलेगा? तो सबसे नीचे, और सबसे ऊपर सबसे कम होगा। जैसे आपके निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी कम होती है। 0 से 90 की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी कम होता है। अगर बात करें उच्च अक्षांशों की से निम्न अक्षांशों की तरफ आएंगे तब बढ़ेगा। ऐसे पर्वतों पर अगर कहें कि शीर्ष से जो है जड़ की तरफ या नीचे की तरफ आएंगे तब क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, सेम वैसे जैसे आपकी धरती पर निम्न से उच्च पर जाने पे जैव विविधता घटता है, ऐसे ही पर्वतों की पारिस्थितिकी तंत्र में भी निम्न से उच्च पे जाने पर जैव विविधता जो है आपका घटता जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? कौन कौन सी चीजें हैं? जलवायु हो गई, तापमान हो गया, और कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती है? मैंने आपको बताया ना, हाँ, पहला आपका वर्षा और दूसरा आपका टेम्परेचर। ये दोनों चीजें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसके अलावा मिट्टी की उपलब्धता, उसमें पोषकता कितनी है, मिट्टी कैसी है, पहाड़ी है, मरुस्थली है या जलोढ़ मृदा है, ये भी तो प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता जलोढ़ मृदा की होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो आपका वर्षा और टेम्परेचर है। इसके अलावा वहाँ की जो मिट्टी है ये भी प्रभावित करती है। इसके अलावा वहाँ पे बाकी चीज़ों का क्या स्थिति है, जैसे कह रहे हैं आप जलवायु, यानी कि ओवरऑल वहाँ पे गर्मी, और जानते हैं जलवायु का निर्धारण भी वही करते हैं, वर्षा और टेम्परेचर, यही दोनों निर्धारित करते हैं कि कहाँ का जलवायु कैसा होगा। तो जलवायु में आपके ओवरऑल सारी चीज़ें मिली हुई है। तो जो जैव विविधता है ये मिलकर किससे बनता है? इसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती है? जैव विविधता में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, किससे मिलकर बनता है? या हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी है? किस आधार पर हम इस बात का आकलन करते हैं? हाँ बेटी, हाँ, फ्लोरा और फौना, यानी कि जीव जंतु और पादप। जहाँ पर जीव जंतु और पादपों की संख्या अधिक होगी ये, या उनमें भिन्नता अधिक होगी ये, कौन सा जो है मानक है कि आप कहीं पर जीव जंतुओं को देख रहे हैं तो संख्या के आधार पर बताएंगे, या उनमें पाई जाने वाली भिन्नता के आधार पर बताएंगे, या दोनों के आधार पर बताएंगे? संख्या है, आप लोगों का संख्या है और आप लोगों का भिन्नता है, दोनों नहीं हो सकता, दोनों होंगे, क्योंकि जनसंख्या कितनी ज़्यादा है और जनसंख्या में विभिन्नता कितनी
कितनी ज़्यादा है। जैसे बात करते हैं, एक होता है फूड चेन, तो उसमें भिन्नता बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक कड़ी होती है और वो बनी रहती है। अगर वो टूट जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा वहाँ का जो खाद्य श्रृंखला है। और एक होता है आपका खाद्य जाल, तो ज़्यादा मजबूत कौन है? खाद्य जाल, जो कि एक जो है उपभोक्ता के लिए या जो उपभोग करने वाला है उसको खाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं, या एक जो वस्तु है वो बहुत सारे लोगों का भोजन बन सकता है। इस तरह से जैव विविधता का आकलन हम संख्या तो देखते ही हैं कि कितना ज़्यादा घना है, कितनी ज़्यादा प्रचुरता है, साथ ही उसमें विभिन्नता भी कितनी ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा था कि जो 0 डिग्री के आसपास के वन होते हैं उसमें 3 तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। एक जो बहुत हाई लेवल होते हैं, एक जो होते हैं मध्यम लेवल के, और तीसरा जो तीसरे लेवल के होते हैं, सबसे निम्न लेवल के। और ये सब एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, किसके लिए? सूर्य के प्रकाश के लिए या ऊर्जा के लिए। और इसी संघर्ष में वो एक दूसरे को मतलब जो है दबाने का कोशिश करते हैं। जैसे लताएं जो आपके यहाँ होती हैं, आप लता जानते हैं ना, जो पौधों पे लपेटते हुए ऊपर चढ़ती हैं, तो आप यहाँ की जो लताएं होती हैं बहुत मामूली होती हैं, या बहुत मोटी होंगी तो थोड़ी मोटी हो जाएंगी। लेकिन वहाँ की जो लताएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, उनको काटने के लिए आपको मतलब बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। या कह सकते हैं वहाँ का एक सांप होता है जिसको कहते हैं अनाकोंडा, काफ़ी मोटा और बड़ा होता है। यह हमारे धरती पे सबसे जो बड़ा सांप है वो वही है। तो वहाँ पे सांप ही नहीं, जितनी भी जीव की प्रजातियाँ हैं उनका आकार वहाँ पे सबसे बड़ा होता है। उतनी बड़े आकार के जीव और कहीं नहीं मिलते। तो जैसे अनाकोंडा होते हैं उसी टाइप से वो बहुत मोटी मोटी लताएं होती हैं, बहुत पावरफुल लताएं होती हैं। इतनी पावरफुल होती हैं कि कभी कभी वो पेड़ों को इतना तेज से जकड़ लेती हैं कि जो पेड़ है वो सूख जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जकड़ से, जैसे सांप है ना, आप लोगों को जकड़ ले और फिर सिकुड़ना शुरू करे, अपनी बॉडी को कंप्रेस करना शुरू करे, तो आपकी हड्डियाँ जो है वो क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। उनके अंदर इतना ज़्यादा पावर होता है कि अगर उन्होंने लपेट लिया और उसको कसना शुरू कर दिया तो आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। वैसे ही जो लताएं हैं वहाँ के पेड़ों को इतना तेजी से जकड़ लेती हैं कि वो जो होते हैं वो सूख जाते हैं। और ये संघर्ष है किसके लिए? सूर्य के प्रकाश के लिए, कि पहले हम जाएंगे या हमें चाहिए, इस टाइप का वहाँ पे वो लोग आपस में संघर्ष करते हैं। ऐसे ही जो आपकी चींटियाँ होती हैं, जो दूसरे छोटे जीव होते हैं, चींटियों की प्रजातियाँ भी जो आपका 0 डिग्री, यहाँ पर 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं सिर्फ चींटियों की। और अन्य जीवों का भी यही हाल है कि एक जीव का जो बहुत छोटा जीव है, जिसे आप चींटी कहते हैं, आप यहाँ सिर्फ उसकी 2-3 प्रजातियाँ आप देखते होंगे, एक रेड एक ब्लैक छोटे आकार की, और एक रेड एक ब्लैक बड़े आकार की। इससे ज़्यादा मुझे लगता है आपने प्रजाति शायद ही देखी होगी, या देखी होगी तो 6 प्रजातियाँ देखी होंगी। लेकिन आपकी जो 0 डिग्री का अक्षांश है, यहाँ पर चींटियों की ही सिर्फ 200 प्रजातियाँ हैं। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जो अन्य प्रजातियाँ हैं या अन्य जो जीव हैं उनकी कितनी प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती होंगी। और वही ध्रुव में आप चींटियों की जो है 5 से 6 प्रजातियाँ बड़ी मुश्किल से पाएंगे। तो ये जो भिन्नता दिखा रहा है ना, भिन्नता है ना, यानी प्रजाति में क्या हो गया? अलग अलग क्वालिटी को दर्शाने वाले। जैसे हमारे यहाँ क्या धर्म होते हैं ना, फिर धर्म में क्या होती है? जातियाँ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जातियाँ हैं वो क्या है? हिंदू धर्म में है। तो ये क्या दिखा रहे हैं? डाइवर्सिटी को दिखा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा जातियाँ होती हैं उतनी ही अलग उनका पहनावा होता है, उनका रहन सहन होता है, उनका खान पान होता है, उनके कल्चर्स होते हैं, सब कुछ क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को दिखाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं भारत में अनेकता में एकता है, यानी कि इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इतना विश्व के किसी कंट्री में नहीं हो सकता। तो ये क्या है? संख्या तो है ही जो है, अगर आप बात करें इंडिया में हिंदू लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो साथ में उनमें डाइवर्सिटी भी तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि सिर्फ संख्या की नहीं, उनमें बहुत सारी जातियाँ भी हैं, उपजातियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी से आप जीवों को भी ले सकते हैं कि किसी जीव की जो संख्या है, संख्या के साथ साथ उनमें कितनी ज़्यादा भिन्नताएँ हैं, कितनी ज़्यादा उनमें जो है विविधताएँ हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बायोडाइवर्सिटी में आता है। और इसी आधार पर हम कहते हैं कि कहीं की जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि जैव विविधता किसे दर्शाता है, तो संख्या के साथ साथ उनके जो पाई जाने वाली जातियों की विविधता है, या जो ये संख्या है, या ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिला करके आपका बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे थे कि जो पहाड़ है वहाँ पर भी जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे बायोडाइवर्सिटी कम होगा, और आपकी धरती पर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे ये कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर, वर्षा की कमी होती जाती है, साथ ही जो मिट्टी है इसकी भी गुणवत्ता में क्या होता है? कमी होते जाता है। ध्रुवों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है, यानी कि वहाँ पर बहुत कम मिट्टी पाई जाती है। थोड़ी बहुत जो तलछटी होती है उसी में जो
ऐसे होते हैं वे उठ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे कि आपकी बायोडाइवर्सिटी है क्या, किस आधार पर इसका जो है निर्धारण होता है, और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो निर्धारित करती हैं या जैव विविधता के प्रकार में। तो आपकी आनुवांशिक विविधताएं आती हैं, इसके अलावा प्रजातीय विविधता आती है। यानी कि आनुवांशिक विविधता में जानते हैं क्या होता है आनुवांशिक विविधता। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है वो जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी में कितनी विभिन्नता है। यानी कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, जैसे हर इंसान समझदार नहीं होता, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति को समझ लेते हैं और उसके हिसाब से वर्क करते हैं और सिचुएशन को संभाल लेते हैं। इसका मतलब जो उनकी जीन है या जो कहिए कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा विविधता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की बात नहीं सुनते या अपनी ही बात पे अड़े रहते हैं और स्थिति को बिगाड़ देते हैं। तो ये क्या है, यानी कि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें या गुण नहीं है। तो जो आनुवांशिक गुण है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं ये भी क्या है बायोडाइवर्सिटी को निर्धारित करती है। यानी कि कोई पौधा जो है वो तापमान अधिक होने पर कितना बर्दाश्त कर सकता है, पानी अधिक होने पे कितना बर्दाश्त कर सकता है, या वहाँ की जो चीज़ें हैं उसके साथ वो कितना अनुकूलन करके अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है। अगर उसके अंदर आनुवांशिक ये क्वालिटी है कि वो इस्टेब्लिश कर सके तो वो जैव विविधता को बनाए रखेगा। और अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो क्या करेगा वो, जैसे ये क्लास है यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आपके अंदर क्षमता है और आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो आपको क्लास अच्छा लगेगा और आप क्लास में बैठेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी तो या तो आप क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेंगे या दूसरे दिन से आना बंद कर देंगे। यानी कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप उस चीज़ों को समझ सके, या आप मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाह रहे हैं, या उस वातावरण या उस चीज़ के साथ आप अनुकूलन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आनुवांशिक गुण होते हैं ये भी आपको क्या करते हैं बायोडाइवर्सिटी को या जो चीज़ें उसको बनाए रखने में। जैसे आपका सोच बहुत अच्छा है, आपको जाति धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको हर इंसान अच्छा लगेगा और आप सबको समान व्यवहार से देखेंगे, उसके साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी का वैल्यू करेंगे और उसे इंसान समझेंगे। तो आप हर जगह फिट हो जाएंगे और हर कोई आपके साथ रहना पसंद करेगा। लेकिन अगर आपकी जो सोच है वो रूढ़िवादी है कि नहीं मैं इस धर्म का हूँ मैं इसी को मानूंगा, दूसरे धर्म के लोग अच्छे नहीं होते या उनकी सोच अच्छी नहीं होती या उनके धर्म में अच्छी बातें नहीं है, तो आप कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और आपके साथ भी कोई रहना पसंद नहीं करेगा। तो अपनी क्वालिटी से ही समझ सकते हैं कि ऐसे पौधे और ऐसे जीव जंतु भी होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और वहाँ पर वो स्टैब्लिश कर जाते हैं। और अगर ये क्वालिटी होती है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो आपके हॉट स्पॉट है या जो बायोडाइवर्सिटी है ये किन चीज़ों पर पूरी तरह से स्टैब्लिश करती है या किन आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हॉट स्पॉट है या यहाँ पर जैव विविधता है। ये IAS का क्वेश्चन है, उसमें बना था क्वेश्चन, उसमें 5 ऑप्शन थे, पूर्व में बताना था और ऑप्शन में आपका दिया था कि अस्थानिकता, मतलब कहीं पर कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब जो है जैव विविधता है, कौन से वो पॉइंट्स होंगे। तो वहाँ पे दिया था अस्थानिकता, यानी कि वो वहीं की प्रजाति हो, देसीपन हो उसमें, ये नहीं कि विदेशी हो, मीन्स समझ रहे हैं ना, अस्थानिकता मीन्स कि वही स्थान विशेष का हो। दूसरा दिया था कि विदेशी प्रजातियों की अधिकता। तीसरा वहाँ पे दिया था कि मतलब ऐसे करके 5 ऑप्शंस थे। तो वहाँ पे अगर आपने उसको नहीं समझा है तो गलतियाँ हो जाएंगी। वहाँ पे मेन जो सही होता है वो होता है स्थानिकता, कि इस जलवायु विशेष का ये पौधा है और ये यहाँ पाया जाता है। ये नहीं कि आप अलग अलग जगहों से ला करके भिन्न भिन्न तरह के पौधों को वहाँ पे लगा दीजिए और कह दीजिए हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं माना जाएगा। जैसे आप कोई बगीचा लगाइए और वहाँ पे ला करके तरह तरह के फूल लगा दीजिए और कहिए कि ये बायोडाइवर्सिटी है, तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या स्थानिकता नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी विदेशी प्रजातियाँ हैं। तो वहाँ पे ऐसे करके ऑप्शन था, मुझे भी पूरे ऑप्शन याद नहीं आ रहे। आगे आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिलेगा क्योंकि IAS का क्वेश्चन है और भी रिसेंट क्वेश्चन है ये, कि वहाँ पे दिया था कि आप कहीं की बायोडाइवर्सिटी को किस आधार पर, हाँ तो एक उसमें ये भी सही था कि वहाँ पे संकट हो, हॉट स्पॉट कैसे कहेंगे, एक तो स्थानिकता होनी चाहिए, दूसरा उस पर संकट होना चाहिए। अगर वहाँ पे स्थानीय प्रजातियाँ हैं और उन पर संकट है तो इसका मतलब वहाँ पर हॉट स्पॉट है या इसी आधार पर हॉट स्पॉट आधारित किया जाता है, विदेशी प्रजातियों के आधार पर नहीं या अन्य चीज़ों के आधार पर नहीं। ये 2 ही पॉइंट डिसाइड करते हैं कि स्थानिकता है कि नहीं और दूसरा उन पर खतरा मंडरा रहा है कि नहीं। अगर खतरा है तो यानी कि वो हॉट स्पॉट होगा, और अगर स्थानीय प्रजातियाँ हैं और उसमें खतरा है तो ये दोनों चीज़ें डिसाइड करेंगी कि ये हॉट स्पॉट है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें रहती हैं ये सारी चीज़ें उसमें जिम्मेदार नहीं होती है।
तो ये है आपका आनुवंशिकता किस तरह से बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करती है, कहीं की जैव विविधता को प्रभावित करती है। आप अपने से ही ले सकते हैं कि भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी हम कितने मेल मिलाप के साथ रहते हैं। इतनी ज़्यादा शांति सुकून अन्य देशों में नहीं है, चाहे वहाँ इंडिविजुअल केवल एक ही धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ भी लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारी क्या है आनुवंशिकता है, या कहीं कि हमारी जीन में ही है कि हम अनुकूलन करना जानते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनको मतलब अगर देखा जाए या जो पढ़े लिखे नहीं या समझदार नहीं है। हालांकि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझदार नहीं होता, बहुत सारे पढ़े लिखे आपको मिलेंगे जो बहुत रूढ़िवादी सोच के होते हैं। तो पढ़ना लिखना ही हर चीज़ का मानक नहीं होता, कभी कभी बिना पढ़े लिखे लोग बहुत समझदार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आपकी जेनेटिक क्वालिटी है। सिर्फ पढ़ने से सारी क्वालिटीज़ नहीं आ जाती। पढ़ने से हमें दुनिया का ज्ञान होता है, हम साइंटिफिक रीज़न को जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन जो आपकी अपनी सोच है वो आपके जेनेटिक होता है, साथ ही आप किस इन्वायरमेंट में रहे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं, आपके फ्रेंड कैसे हैं, आपके टीचर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि किसी इंसान का थॉट कैसा होगा, वो कैसा इंसान बनेगा। जैसे कोई व्यक्ति चोर डाकू ऐसे नहीं बन जाता, वो जेनेटिकली नहीं होते। बहुत सारे लोगों की परिस्थितियाँ और ये सारी चीज़ें उन्हें गलत कदम उठाने के लिए मजबूर करती हैं या विवश करती हैं। तो किसी की सोच कैसे बनी है उसके लिए कोई एक मानक नहीं होता, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे बायोडायवर्सिटी के लिए सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, उसमें आनुवंशिकता भी होता है, इसके अलावा प्रजातीय विविधता भी होता है। मैंने अभी कहा था ना विविधता होगा कि नहीं, कि उनकी प्रजातियों में विविधता कितना है, ये भी क्या करता है डिसाइड करता है कि हाँ बायोडायवर्सिटी है। जैसे किसी एक पादप की बात करें और उसका सिर्फ एक ही प्रजाति है, किन्हीं कारणों से कुछ बदलाव आया और उस प्रजाति ने वहाँ पर अनुकूलन नहीं कर पाया, तो यानी कि वो पौधा तो समाप्त हो गया, अब वो नहीं मिलेगा। यानी कि जो जीव जंतु या पौधे समाप्त हो रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो प्रजातियाँ थी उसमें विविधता नहीं था या अनुकूलन करने की क्षमता नहीं थी। जैसे आज देखेंगे आप बहुत सारे जो पौधे हैं, जो बहुत सारी जो पक्षियाँ हैं, वो क्या हो गए समाप्त हो गए, यानी कि उनकी प्रजातियों में विविधता नहीं थी या अनुकूलन करने की क्षमता नहीं थी। अगर उन्हीं की बहुत सारी प्रजातियाँ होती तो एक दो प्रजाति तो बचती। जैसे गिद्ध है, अगर उसकी बहुत सारी प्रजातियां होती, जैसे कि जीरो के आसपास पाया जाता है 200 प्रजातियां होती, तो 100 विलुप्त हो जाती तो कम से कम 100 तो बचती, या 150 विलुप्त हो जाते तो 50 प्रजातियां तो बचती। लेकिन उनकी प्रजातियां कम है तो इसलिए वो क्या हो रहे हैं समाप्त हो रहे हैं। जो हंस है इनकी प्रजातियां आप नहीं देखते होंगे, बस एक जैसे ही हंस देखते होंगे, वे क्या है ये विलुप्त हो रहे हैं। तो ऐसे ही अगर किसी जीव में किसी पादप की बहुत सारी प्रजातियां हैं तो कोई ना कोई प्रजाति तो सर्वाइव कर ले जाएगी, समाप्त नहीं होगी। बाकी अगर समाप्त हो जाते हैं तो जैव विविधता के लिए प्रजातीय विविधता भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा सामुदायिक या पारतंत्रीय विविधता, यानी कि कहीं का जो पारितंत्र है, जो समुदाय है, उसमें कितनी विविधता है। जैसे आपका ये जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों में कितनी ज़्यादा क्वालिटी है, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो कितना है, आप कितना बेहतर जो है कार्य करने की क्षमता रखते हैं, कितना बेहतरीन आपकी थॉट है या इतना उन्नत सोच सकते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ डिसाइड करेंगी कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब जो है विविधताएँ हैं। अगर आप सभी की सोच, हालांकि आप जानते हैं कि कभी दो व्यक्तियों की सोच मिल नहीं सकती, सबकी सोच अलग होती है, किसी न किसी मुद्दे पे टकरार हो ही जाती है, लेकिन 50-60% मिल जाए तो बड़ी बात हो जाती है। तो अगर बहुत अलग अलग तरह के सोच वाले हैं लेकिन उनकी जो सोच है वो अनुकूलन करने योग्य है, वो परिस्थिति को समझते हैं, तो वो अपने आप को स्टैब्लिश किए रहेंगे और ये जो विविधता है ये बनी रहेगी। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ और आप सभी लोगों का दिमाग एक जैसा तो नहीं है, लेकिन मेरी बात को आप अपने तरीके से समझ रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, उसे और जो है बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपकी जो जैव विविधता है या जो ये विविधता है ये बनी रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों के अंदर इतनी विविधता नहीं है, आप मोस्टली एक ही सोच से ग्रसित हैं, तो फिर आपको किसी न किसी क्लास में डिस्टर्बेंस होगा और उससे भागने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है सामुदायिक, यानी कि ओवरऑल वहाँ पे जो समुदाय है और एक समुदाय में बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे आनुवंशिक जो चीज़ें होती हैं वो पाई जाती हैं। समुदाय का मतलब ही है कि बहुत सारे लोगों से वो मिल करके बना हो। तो जो आपकी समुदाय है इसकी विविधता को भी क्या कहते हैं प्रभावित करती है, या ये सब क्या है आपकी जैव विविधता में शामिल होते हैं। जैव विविधता एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें आपके आनुवंशिक चीज़ों से लेकर के जातीय, प्रजातीय, समुदाय सभी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैव विविधता का मापन आप किस आधार पे करते हैं, तो एक तो संख्या और दूसरा क्वालिटी। इसको जो साइंटिफिक रीजन है उसमें कैसे मापते हैं, तो अल्फा, बीटा, गामा करके इसको मापते हैं। अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अल्फा जो विविधता होता है इसका
क्या मतलब है? तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी जो प्रजाति है या कोई समुदाय है या कोई स्थान है, वहाँ पर जातियों का संख्या कितनी है, उनकी गणना करते हैं। उनकी संख्या के आधार पर हम कहते हैं अल्फा विविधता। यानी कि मान लीजिए कि आपकी यहाँ जो संख्या है और संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, ये अल्फा विविधता है, संख्या बहुत ज़्यादा है। जो आपका बीटा विविधता आएगा, ये आप आपस में कितना सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, आपका अपना व्यवहार कैसा है, आप उसमें स्टेब्लिश हो पा रहे हैं या प्रवास कर जा रहे हैं, या दूसरी जो प्रजातियां हैं वो बाहर से आ रही हैं आपके पास, तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, बीटा विविधता में, कि सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता कितनी है। इसमें से कितने प्रवास कर रहे हैं जो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को यहाँ पे सामंजस्य, और कितने कहीं से प्रवासित होकर आ रहे हैं जिनको यहाँ पे अनुकूलन महसूस हो रहा है या बेहतर लग रहा है, तो आपके किस में आ जाएंगे, बीटा विविधता में। आपकी जो गामा विविधता है, इसमें दोनों आ जाएंगे, यानी कि आने जाने को लेकर के, संख्या को लेकर के, ओवरऑल जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, एक क्षेत्र विशेष में जितनी सारी क्वालिटी आती हैं वो सारी, यानी कि ये बहुत ब्रॉड स्तर है। आप कह सकते हैं कि जो आपका गामा है इसमें दोनों आ जाएंगे, और इसका जो क्राइटेरिया है ये काफ़ी बड़ा होगा या सबसे ब्रॉड होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गामा विविधता। ये तो हो गया आपके जो जैव विविधता मापने का एक तरीका है कि हम कैसे माप सकते हैं कि यहाँ पे जैव विविधता कितना है। तो मिला जुला के वही है कि संख्या कितना है, उनमें आपस में अनुकूलन कितना है, और उनके अंतर्गत एक बड़े क्षेत्र में जो है कितना उनमें डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है। ये ओवरऑल मिला करके आपकी जैव विविधता मापने का पद्धति है। और कभी कभी एग्जाम में बनता है कि अल्फा विविधता में क्या आता है, या गामा में क्या होता है, या बीटा में क्या होता है। इंडिविजुअल भी ये क्वेश्चन बन चुके हैं IAS में भी और PCS में भी। तो अंडरस्टैंडिंग का ओवरऑल वही है कि संख्या और प्रजातियों की विविधता, तो उसी में संख्या में आपके अल्फा आएंगे, बीटा में जो है अनुकूलन कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनको मिला के, और गामा में आपके ओवरऑल जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितना जो है अनुकूलन है, ये सब मिला करके आपका आ जाएगा गामा विविधता। तो ये है आपकी डाइवर्सिटी। इसके अलावा जो जैव विविधता है, इसका महत्व क्या है, अगर कहीं पर जैव विविधता है तो उसका क्या महत्व है, क्या फायदे हैं इसके, क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कि अगर कहीं पर जैव विविधता है तो उससे हमें क्या फायदा है या उसका महत्व क्या है? क्या चीज? जैसे सभी संसाधन उसमें विकसित होंगे, उसमें प्रजातियां विकसित होंगी और भरपूर मात्रा में ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी उस पर्यावरण में। ठीक है, यानी कि यहाँ ये उत्पादक स्रोत होते हैं, उत्पादक स्रोत, यानी कि यहाँ से आप फल फ्रूट की बात करें या मांस की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, ये उत्पादक स्रोत हैं। अगर कहीं भी विविधता है तो वहाँ पे जड़ी बूटियों की भी भिन्न प्रजातियाँ पाई जाएंगी, वहाँ भोजन की भी भिन्न प्रजातियाँ पाई जाएंगी, वहाँ पे सब चीज़ की भिन्न प्रजातियाँ पाई जाएंगी। और आपको पता है जो पादप है उनसे जो बचता है फल फ्रूट या जो भी चीज़ें, वो स्वयं तो खाते नहीं है, उसका उपयोग जीव जंतु या मनुष्य करते हैं। तो हमारे लिए क्या है, एक उत्पादक स्रोत है, हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर उसको हम डिस्टर्ब ना करें तो हम वहाँ से थोड़े बहुत जो शिकार भी कर सकते हैं, पूरी प्रजातियों को नष्ट ना करें तो शिकार भी कर सकते हैं, फल फ्रूट भी ले सकते हैं, लकड़ियाँ ले सकते हैं, औषधि ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका क्या है, उत्पादक स्रोत है। अब उत्पादक स्रोत में आपके सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा क्या है, औषधियाँ यहाँ पे बड़े पैमाने पे मिल जाती हैं, जो कि आप देखेंगे मेडिसिन के दृष्टिकोण से। आप जानते हैं वर्तमान में जो हमारा साइंस है वो अब ज़्यादातर क्या हो रहे हैं, आयुर्वैदिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जो कि एलोपैथिक खा खा करके सबका तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाता है। एक तरफ बीमारी सही होती है तो दूसरी तरफ किडनी और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं शरीर के वो प्रभावित होने लगते हैं। और ये अगर लॉन्ग टाइम तक आप जानते हैं जो ये पेन किलर्स खाते हैं तो उससे भी क्या होता है, किडनी वगैरह फेल होने का डर रहता है। तो ये एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत हानिकारक होती हैं, क्योंकि इसमें आप जानते हैं काला बाजारी भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। बीमारी छोटी सी रहेगी, दवाई बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है तो वो शरीर को जाकर के नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आयुर्वेदिक की तरफ लोग एलोपैथिक से जो है भाग रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं कि जो भी खाएं वो शरीर को अगर फ़ायदा ना करे तो कम से कम नुकसान तो ना करे। और हमारी जो भारत की संस्कृति है, आप जानते हैं कि ये
आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए ही प्राचीन में जानी जाती थी। एलोपैथिक दवाइयाँ तो अंग्रेज लेकर के आ गए इंडिया में, और अब तो इसी का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया। हमारी जो अपनी धरोहर थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई। क्योंकि आपने अगर प्राचीन काल में अपने जो चिकित्सक हैं उनके बारे में सुना होगा, चरक, जीवक, छपड़क, कनिष्क तो राजा थे। हाँ, तो ये जो है आपके वैद्य हुआ करते थे, ये बहुत ही इन्होंने जो किताबें लिखी थी बहुत दुर्लभ किताबें थी। ऐसा माना जाता है कि जो किताबें थी इन सभी किताबों का या सभी क्षेत्र की किताबों का जो संग्रह था वो नालंदा विश्वविद्यालय में था, वहाँ की लाइब्रेरी में था, और वहाँ स्टडी करने के लिए पूरे विश्व से लोग आते थे। लेकिन उसको जला दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, और ऐसा माना जाता है कि महीनों वो लाइब्रेरी जलती थी, इतनी ज़्यादा उसमें पुस्तकें थी। तो वो जो पुस्तकें थी उसमें बहुत अच्छे से रिसर्च किया गया था। आपको जब पढ़ाया जाएगा जो आपका आर्ट एंड कल्चर है, तो उसमें आपको बहुत विस्तार पूर्वक जानने को मिलेगा कि जो जीवक थे, जो सुश्रुत थे, ये लोग शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानते थे। ऑपरेशन करना, गठिया का इलाज करना, ये सारी चीज़ें वो लोग करना जानते थे। और लगभग जितने भी बीमारियाँ उस समय थी सबका इलाज वो लोग बहुत बखूबी या कहीं बेहतरीन तरीके से कर लेते थे। और जो वर्तमान में कैंसर, एड्स जैसे जो बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं विश्व में, ऐसा भी चर्चा मिलता है कि अगर वो किताबें होती, औषधियों का हमें ज्ञान होता, तो ये जो लाइलाज बीमारियां हैं ये भी ठीक की जा सकती थी। और ऐसा लोग कहते भी हैं कि जो जनजातियां हैं इन्हें भी जो है बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो उसी से ठीक कर लेते, क्योंकि वो तो किसी एलोपैथिक के यहाँ दवा लेने नहीं जाते। और अगर बीमारी है तो उनके यहाँ भी होती होगी, तो जाहिर सी बात है वो अपना इलाज करते होंगे। बिना इलाज तो कोई नहीं रह सकता। जानवर भी अपना इलाज कर लेते हैं। अजानती डॉगीज वगैरह को कट जाता है तो उनकी जीभ में ऐसे जो है पदार्थ पाए जाते हैं कि वो उसको बार बार चाटते हैं तो सही हो जाता है। तो नेचर सबको ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। तो ये जो इलाज है ये अगर वो किताबें होती तो शायद आज जो बीमारियाँ हैं जो विश्व में इतनी फैली हुई हैं तो हम उसका इलाज कर सकते थे। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है इसके क्षेत्र में हम बहुत समृद्ध थे। बख्तियार खिलजी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो ठीक नहीं हो रहे थे, और भारत के ही किसी वैद्य को ठीक किया था। इसी वजह से नाराज होकर उन्होंने जलाया कि हमारे यहाँ के जो अरेबियन लोग हैं इनको इतना ज्ञान नहीं, भारतीयों को क्यों। हालांकि ये कहानी मैंने पढ़ी है, अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो जलाया था उसके लिए तो उन्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो अमूल्य जो धरोहर जो समय थे, आपको पता है इंडिया ने सबसे पहले सोने का आविष्कार, दशमलव का आविष्कार, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये जो घोषणाएँ हैं आर्यभट्ट ने बहुत पहले किया। ये सारी चीज़ें जो यूरोपीय कंट्रीज़ के लोग हैं उन्होंने भी किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे यहाँ के जो ज्योतिष थे उन्होंने ये बात कही तो, लेकिन उसे सिद्ध नहीं किए। उन्होंने सिर्फ इस बात को कहा। अब उन्होंने जो जाना, जो समझा, वो अपने ज्ञान को उन्होंने अपनी किताबों में लिखा और बोला। लेकिन जो आपके यूरोपीय कंट्रीज़ के लोग थे उन्होंने क्या किया, उसे सिद्ध करके दिखाया कि देखिए इस आधार पर हम कह रहे हैं। और आगे चल करके जो हो गया वो हमारे पास संसाधन हो गए। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि पहले के लोग कम बुद्धिमान थे और आज के लोग ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। हमारे पास संसाधन ज़्यादा हो गए हैं, हमारे पास साइंस टेक्नोलॉजी है ये हो गई है, तो हम अपने उपग्रह ले जा करके सूर्य के पास लगा सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं लाइव कि देखिए सूर्य है, या चंद्रमा पे लगा सकते हैं और वहाँ की चीज़ों को बता सकते हैं। लेकिन पहले के जो मानव थे वो बिना किसी इस तरह की टेक्नोलॉजी के, बिना किसी जो है इंस्ट्रूमेंट के भी इन सारी चीज़ों की घोषणाएँ कर दिया करते थे। तो ये अपने आप में अद्भुत चीज़ है कि वो बिना किसी संसाधन के ही अपने दिमाग से, अपने अनुमान से, अपने गुणों से, या कहिए कि अपने उस ज्ञान से इन सारी चीज़ों का जो है घोषणा कर दिया करते थे। आपने देखा होगा पुरानी जो चीज़ें बनाई गई हैं पुराने ज़माने के लोगों के द्वारा, चाहे वो कलाकृति हो, चित्रकला हो, मूर्तियाँ हो, या जो मंदिर हैं, या जो आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो आपके इमारतें हैं, महल हैं, वो कितनी मजबूत और कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो आज के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी में भी कर पाना दुर्लभ है। ताजमहल जैसा दूसरा ताजमहल बनाना आजकल के टाइम में तो इतनी इंस्ट्रूमेंट है तो हो सकता है, लेकिन सोचिए बिना इंस्ट्रूमेंट के उतना खूबसूरत ताजमहल लोगों ने बनाया था, और वो भी मकराना के खान से संगमरमर निकाल के लाना इतनी दूर और इतनी खूबसूरती से तराशना और इतना सुंदर ताजमहल बनाना कितना दुर्लभ बात था, जिसे आज हम संरक्षित भी नहीं कर पा रहे हैं, वो कभी किसी ने बनाया था। तो ऐसे ही चित्रकलाएँ आपकी गुफाओं में, जो अजंता एलोरा की गुफाओं में है, उनके कलर आज तक फेड नहीं हुए, उनमें आज भी चमक है। तो वो
वो जो चमक है, हम इतने सारे पेंट लगाते हैं गारंटी के साथ, 1-2 साल के बाद वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उनके उस पेंट में कौन सा उन्होंने केमिकल और पदार्थ मिलाया होगा, तो कहीं ना कहीं वो हमसे बहुत ज़्यादा इन सब साइंटिफिक चीज़ों में आगे थे और उन्होंने ऐसी कलाकृतियाँ और इतने डिज़ाइन और जो कलर बनाए, जो जड़ी बूटियाँ उन्होंने ढूंढी। आज इतना साइंस होने के बाद भी हम उन जड़ी बूटियों को नहीं ढूंढ पा रहे, जबकि वो इसी धरती पे तो नहीं होंगी जिससे वो इलाज किया करते थे। तो ये चीज़ें हैं, समय बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन ज्ञान कभी किसी के पास कम या आज ज़्यादा नहीं है। ज्ञान तब भी बहुत ज़्यादा था और आज भी है। आज हम जो है ऐसे चीज़ों का उपयोग करके अपने ज्ञान को सिद्ध कर देते हैं। पहले लोग सिद्ध नहीं कर पाते थे, लेकिन वो भी उस पर वर्क करते थे। तो बात कर रहे थे जैव विविधता की, और जैव विविधता में हमने देखा कि जो जैव विविधता है उससे हमें क्या फ़ायदे हैं। तो पहला तो उत्पादक स्रोत है, दूसरा औषधियाँ हमें यहाँ से मिलता है, तीसरा सौंदर्य परक महत्व होता है। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होता है वहाँ पे खूबसूरती बहुत होता है, नेचुरल ब्यूटी वहाँ पर होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा जो है उत्तराखंड की एक वैली है फूलों की घाटी। ये जो फूलों की घाटी, इसमें फूल इंसानों के द्वारा नहीं लगाए जाते, ये नेचुरल ब्यूटी है। वहाँ पर जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं इतने खूबसूरत होते हैं कि जो वैली है वो फूलों से ढक जाती है, और विचित्र कलर, विचित्र डिज़ाइन और विचित्रता के फूल इतनी खूबसूरत कि उसको देखने से लगता है कि हाँ, स्वर्ग ऐसा ही होता होगा। तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी खूबसूरती को दिखाता है, सौंदर्य को दिखाता है। और आजकल का इंसान क्या कर रहा है, अब इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भाग रहा है कि नेचुरल ब्यूटी। अब आप देखेंगे लोग पिकनिक मनाने के लिए ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी मिले, शुद्ध हवाएं मिले, जीव जंतु मिले और पेड़ पौधे। हम यहाँ पे जो है जो गांव के लोग होते हैं वो शहर की तरफ भागते हैं। लेकिन अमेरिका की बात बताएं तो अमेरिका में लोग पिकनिक मनाने जंगलों में जाते हैं। वहाँ पे वो खाना लकड़ी चुन के बनाएंगे, मतलब वहाँ फील करते हैं कि जो जनजातियाँ रहती हैं, जो लोग रहते हैं, वो कैसा जीवन यापन करते हैं। वो जंगलों में जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, ये रियल बात है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो आर्टिफिशियल है। लेकिन जो लोग आर्टिफिशियल लाइफ जी चुके, जिन्होंने देख लिया कि आर्टिफिशियल लाइफ में कुछ नहीं रखा है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो जंगलों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अब वो जाते हैं जंगलों में अपना पिकनिक मनाने, जहाँ पे कोई भी सुविधा ना हो, और स्वतः से ही कैसे भी करके उसमें उनको रोमांच या उसमें उनको एक अलग तरह का अनुभव महसूस होता है, अलग तरह की खुशी महसूस होती है। तो ये है, हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं है। जब वहाँ पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो पुराना था वही बहुत अच्छा था। तो आप अमेरिका के जो पर्यटक आते हैं, आप देखेंगे जो समझदार लोग होते हैं वो जंगलों में जाते हैं, वो जनजातियों के बीच जा कर के रहते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें बहुत दुर्लभ ज्ञान मिल जाता है, और उस ज्ञान के आधार पर वो पेटेंट वगैरह अपने नाम करवा लेते हैं। और भारत जैसे देश की बहुत सारे जो पेटेंट का अधिकार था वो अमेरिका जैसे कंट्रीज़ ने अपने नाम करवा लिया था, जिसके लिए भारत को बहुत संघर्ष करना पड़ा कि नहीं, ये चीज़ें हमारे यहाँ पाई जाती हैं और इस पर हमारा अधिकार है, आपने इसका पेटेंट कैसे करवा दिया। जैसे हल्दी, नीम, तुलसी, ये सब तो हमारे यहाँ की चीज़ें हैं। इस पर अमेरिका जैसी कंट्रीज़ ने पेटेंट ले लिया था कि ये हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी है। तो ज्ञान, उन लोग अब ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और हम अमेरिका जैसा बनना चाह रहे हैं। तो ये अंतर होता है। मेगा डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, एक डाइवर्सिटी होता है, एक मेगा डाइवर्सिटी होता है। मेगा मीन्स जान ही रहे ना, बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। तो मेगा डाइवर्सिटी जो कंट्रीज़ हैं, ये इसमें लगभग विश्व की 15 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें से आपका जो इंडिया है ये एक है। यानी कि हम मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्री में से एक है, जो विश्व के मुश्किल से 15 कंट्रीज़ को ये खिताब प्राप्त है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। जैव विविधता के क्षेत्र में और बाकी तो अन्य क्षेत्रों में भी भारत क्या है, मेगा डाइवर्सिटी रखता है। सिर्फ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ही नहीं, अन्य चीज़ों में भी। जैसे भोजन की बात करें तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे यहाँ भोजन की है, इतना विश्व में कहीं नहीं है। जो फास्ट फूड और जो नॉन हेल्दी चीज़ें हैं, ये विश्व में इतना प्रसिद्ध है, जबकि ना तो उसमें टेस्ट होता, ना वो हेल्दी होती। हमारे यहाँ की चीज़ें जो आपकी नेचुरल है, इतनी हेल्दी होती, इतनी टेस्टी होती, और इतना इसमें मतलब जो फ्लेवर्स हैं, लेकिन इनको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं हम विश्व स्तर पर। अन्यथा इंडिया जैसे जो डिशेस हैं वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो हमारे यहाँ डिशेज में भी कितनी डाइवर्सिटी है। खिचड़ी भी यहाँ 50 तरह की बनती होगी, पराठे भी यहाँ 100 तरह के बनते हैं, लेकिन उसको कोई प्रमोट नहीं कर सकता। अगर कोई प्रमोट करे तो उनकी पिज्ज़ा से कहीं बेहतर हमारे यहाँ के पराठे हैं, या उनकी मोमोज से अच्छे हमारे यहाँ के जो फरे होते हैं वो। हाँ, GI टैग। ये जो GI टैग है, ये दूसरी
जैसे आपके यहाँ के जो उत्पाद है उसमें गुणवत्ता कितनी है, क्वालिटी कितनी है, अगर उसे जीआई टैग दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा, इसका मतलब वो बहुत गुणवत्ता परक है, उस पर ध्यान देना चाहिए और लोग उसे ले सकते हैं। तो इसे जीआई टैग दिया जाता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि यहाँ का जो ये वस्तु है ये बहुत ही अच्छा है, आप इसे आँख बंद करके ले सकते हैं। जीआई टैग का मतलब है कि इस पर संदेह नहीं करना है कि ये चीज़ अच्छी होगी कि नहीं होगी। जैसे आप कहीं नई जगह जा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि यहाँ का कोई उत्पाद है ले कि ना ले, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे जीआई टैग इसे मिला है तो आप इसे जरूर ले लेंगे, क्योंकि जीआई टैग है, इसका मतलब इसमें क्वालिटी है। तो ये कि जैसे हम कहते नहीं हॉलमार्क है तो सोना शुद्ध है, आपका एसआई मार्क है तो वस्तु मजबूत है, आप इको मार्क है तो पर्यावरण के अनुकूल है, ऐसे जीआई टैग है कि इसमें गुणवत्ता है, इसमें कुछ क्वालिटी है, उसको जीआई टैग दिया जाता है कि इस क्वालिटी को बनाए रखा जाए। अगर उस क्वालिटी को नहीं बनाएंगे तो जीआई टैग हटा दिया जाएगा। 10 वर्षों के लिए मिलता है और आगे उसे बढ़वा भी सकते हैं। तो इसीलिए अब सरकार क्या करी, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें हैं उसको जीआई टैग दे रही है, ताकि विश्व स्तर के लोग उस पर विश्वास दिखाएं कि नहीं, भारत में इसको जीआई टैग मिला है तो हम इसे आँख बंद करके ले सकते हैं। तो ये वो जो भी चीज़ें बिकेंगी, जैसे आप सोना लेने चाहते हो तो हॉलमार्क होता है ना, तो वो लिखा रहेगा वहाँ पे या कुछ तो होगा जिससे पता चलेगा कि जीआई टैग, चाहे वो पैकिंग पे बना होगा, ये जो भी वस्तु होती है ना उस पर मार्क बना होता है, या उसके पैकेट पे या डब्बे पे, जैसे आप कोई वस्तु लाते हैं तो डब्बे पे रहता है ना SIS मार्क, यानी कि हाँ ISI मार्क, यानी कि बहुत मजबूत है ये। तो उससे आप जान जाते हैं कि हाँ सरकार द्वारा प्रमाणित है, मजबूत है, टिकाऊ है, हम इसे ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी उस पैकेट पे, उस रैपर पे या उस वस्तु पे जैसा भी वस्तु होगा, अब जैसे चप्पल है तो चप्पल भी बना रहेगा, और खाने वाली चीज़ें हैं तो उसके डब्बे पे बनी रहेंगी कि हाँ ये जीआई टैग प्राप्त है। जैसे आपका जो पेठा है आगरा का, इसे मिला है, जो लखनऊ का चिकनकारी इसे मिला है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। बिल्कुल ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इससे थोड़ा अपडेट रहना होगा। और इसके अलावा जितने भी सामाजिक या पारितंत्रीय महत्व हैं ये भी हैं आपके सामाजिक और पारितंत्रीय महत्व, यानी कि कहीं पे अगर डाइवर्सिटी है, जगह डाइवर्सिटी है तो वहाँ के पारितंत्र का महत्व होगा, किसी समाज में अगर है तो वहाँ के समाज का महत्व होगा। तो ये समाज की और पारितंत्रीय महत्व को भी बढ़ाता है जो मेगा डाइवर्सिटी है या जो डाइवर्सिटी है। इसके अलावा कृषि में जैव विविधता का महत्व है। अगर जैव विविधता है यानी कि क्या है, वहाँ चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे भी विविधता होगी, यानी कि वो जो इलाका होगा वहाँ पे आप भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें उगा सकते हैं या उत्पादित होती होगी। ठीक है। और जैव विविधता को खतरा किन चीज़ों से है, कौन सी चीज़ें हैं जो जैव विविधता को नुकसान पहुँचाती हैं, जैसे कि हॉट स्पॉट बन जाता है तो किस आधार पर बन जाता है, कौन सी चीज़ें होंगी, झूम खेती वगैरह करते हैं तो जंगलों को काट करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। हाँ, तो कह सकते हैं मानवीय गतिविधियाँ, अब वो किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे जानवरों के खाल मांस या उनके पार्ट के लिए, या पेड़ पौधों को काटने को लेकर के, या जगह बनाने के लिए, क्षेत्रफल साफ करने के लिए मानव गतिविधि। ठीक है। इसके अलावा हाँ ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं पर्यावरण में आंदोलन हो जाए, जैसे कहीं उत्पादन ज़्यादा हो जाए, उपभोक्ता को हो जाता है। देखिए इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि मानव गतिविधियाँ, तो मानव गतिविधियाँ में सारी गतिविधि आ गई, चाहे वो किसी भी तरह का हो। दूसरा, आवास का विनाश, सबसे बड़ा रीज़न जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है कि किसी भी जैव विविधता में सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, तो ऑप्शन में होगा आवास का विनाश, गरीबी, जनसंख्या का बढ़ना, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है, आवास का विनाश, कि किसी का आप घर ही उजाड़ दीजिए तो वहाँ की जैव विविधता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ा तरीका है किसी भी जैव विविधता को समाप्त करने का। आप कुछ जो है वहाँ से शिकार कर लीजिए तो कुछ संख्या प्रभावित होगा, आप वहाँ से कुछ टहनियाँ, कुछ लकड़ियाँ ले लीजिए या कुछ पौधे काट लीजिए तो कुछ उसका संख्या कम होगा। लेकिन आप जा कर के कहीं पे जंगल है, पूरा का पूरा जंगल काट दीजिए तो जंगल में रहने वाले जो शेर हैं, जो हिरन हैं, जो अन्य जीव हैं, वो क्या करेंगे, वो किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे और वहाँ जितने भी छोटे से लेकर के बड़े जीव जंतु होंगे वो सब क्या करेंगे, दूसरी जगह पलायन कर जाएंगे, यानी कि वहाँ की जो जैव विविधता है वो पूरी तरह समाप्त हो गई। जैसे आप ईंट भट्ठों का उदाहरण ले लीजिए, कभी कहीं भी ऐसे बगीचे रहे होंगे जो बहुत बड़े होते थे, घने होते थे, उसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, वहाँ चूहे भी रहते थे, सांप भी रहते थे, मोर भी रहता था, एक पारिस्थितिकी तंत्र था।
वहाँ पे हर तरह के जीव जंतु पाए जाते थे। लेकिन जब ईंट भट्टों को दे दिया गया, उन्होंने उस बगीचे को काट करके साफ कर दिया और वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना दी, अपना भट्ठा बना लिया। तो अब वहाँ पे जितने जीव जंतु थे वो कहाँ चले गए? सब वहाँ से दूसरी जगह चले गए। या तो विलुप्त हो जाएंगे अगर उन्हें दूसरा आवास नहीं मिलेगा, या तो फिर वो किसी दूसरी जगह अपना आवास बना लेंगे। जैसे हमारे यहाँ था तो अभी वो कहाँ चले गए हैं? जो तालाब है उसमें रहेंगे, या जो ये नहरें बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसमें पूरा घास फूस आ गया, उसको तो साफ तो करता नहीं कोई। उन नहरों में अब मोर वगैरह रहने लगे हैं, जो कि उनको बगीचों से निकाल दिया गया है। तो जो चीज़ें हैं वो क्या करेंगे? पलायन कर गए, यानी कि आवास का विनाश कर दीजिए, जैव विविधता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा आपका जैव विविधता समाप्त करने का रीज़न है। दूसरा है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। अगर वहाँ पे जैसे आप लोग हैं और आपके यहाँ विदेशी लोग आ जाए तो आप वहाँ से क्या करेंगे? आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, आप उनके साथ युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे। अगर जीत गए तो ठीक है, अन्यथा आप वहाँ से वो भगा देंगे। जैसे हमारे यहाँ यूरोपीय लोग आए थे तो विदेशी प्रजातियाँ थी, उन्होंने हमारे यहाँ हर चीज़ पे कब्जा कर लिया। हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी व्यवस्थाएं उनके हाथ में आ गई, तो हम उसके नीचे दब गए। जैसा वो चाहते थे वैसा हमें करना होता था, या तो हम अपना देश छोड़ के भाग जाते, तो ये तो संभव नहीं था। तो हमने उनकी जो जातियाँ थी वो सही। तो ऐसे ही पौधों में भी विदेशी प्रजातियाँ होती हैं। जैसे मैंने एक नाम लिया होगा, आपको बताया होगा, गाजर घास। गाजर घास, ये जो घास है ये कहाँ से आया है? भारत। गाजर घास ये विदेशी प्रजाति है, जो बहुत ही हानिकारक घास है, जो यहाँ आकर के हमारी जो हेल्दी घास है, जो बेहतरीन घास है, उनको ये खत्म कर रहा है धीरे धीरे, और काफ़ी हद तक इसने खत्म भी कर दिया है। और ये ऐसा घास है, ये कहीं भी रह जाता है, इसको ना पानी से दिक्कत है, ना धूप से दिक्कत है, ना ठंडी से दिक्कत है। और ये जो घास है ये अमेरिका ने गिफ्ट किया था इंडिया को, ये जो गाजर घास है। और ये कब गिफ्ट किया? जब हमारे पास खाने की कमी थी, या जब हमें हरित क्रांति की ज़रूरत थी, तो जो गेहूँ था, मैक्सिकन गेहूँ, वो अमेरिका में ही विकसित हुआ था। तो हमने भी वो गेहूँ की जो बीज है वो मंगाया कि हमारे यहाँ उत्पादकता जो है वो बढ़े, ताकि जो भुखमरी है, जो गरीबी है, वो दूर हो। तो उस समय अमेरिका चूँकि सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में था, सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका ही अपने आप को बादशाह समझता था। तो और ये गेहूँ का डेवलपमेंट भी संयोग से मैक्सिको में ही हुआ, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत किया, या कहें कि उनकी बदमाशी थी कि उन्होंने गेहूँ में ये गाजर घास का बीज मिला करके भारत भेज दिया। और हमारे यहाँ के लोगों को उतना ज्ञान नहीं था, या उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये घास या जो ये बीज है ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और ये जो गाजर घास है, वर्तमान में आप देखेंगे हर जगह मिलेंगे। आप अगर कहीं रोड है या गांव में चक्रोट है या जो भी खेत है, ये हर जगह हो जाते हैं। देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, हरे भरे लगते हैं। आपके शहर में भी जगह जगह देखने को मिलेंगे। इनको आप गूगल कीजिएगा, देखिएगा वो गाजर घास कौन सा है, जो आपके ग्रामीण इलाके में, शहरों में सब जगह देखे जाते हैं। और ये जहाँ फैलते हैं ये पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। उसके नीचे जो सुंदर या अच्छी घासें या हेल्दी या पौष्टिक घासें होती है, इनको ये समाप्त कर देते हैं और सिर्फ यही छा जाती है, गाजर घास। एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है कि अमेरिका ने गेहूं में मिला के कौन सा घास भारत में भेजा था? गाजर घास, याद रखिएगा। तो क्या है? विदेशी प्रजाति है, और इसके आने से हमारे यहाँ की जो अच्छी घासें हैं वो अब समाप्त हो रही हैं। इसके अलावा प्रदूषण भी जैव विविधता को प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कवक होते हैं, जो हमारे कोरल होते हैं, अगर पानी में प्रदूषण होगा और उसमें बहुत ज़्यादा मलबा आएगा तो वो क्या होंगे? उनके मुख में जाएंगे और सारे और मर जाएंगे, और वो मरेंगे तो वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो विविधता है, वो डिस्टर्ब होगा। तो जो पॉल्यूशन है ये भी क्या करता है? बहुत हद तक प्रभावित करता है पौधों को, जीव जंतुओं को। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि एवं गरीबी, ये भी क्या करता है? जैव विविधता को प्रभावित करता है। जनसंख्या कैसे? क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए, कृषि के लिए, उद्योग धंधों के लिए, घर बनाने के लिए। आप जानते हैं पहले ज़मीनें खाली रहती थी, लेकिन अब जगह जगह आपको सिर्फ घर, स्कूल या दूसरी फैक्ट्रीज दिखते हैं। ये किसका असर है? जनसंख्या वृद्धि का असर है। तो जनसंख्या बढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। और इसके अलावा गरीबी, जैसे इंसान गरीब है तो क्या करेगा? ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा निर्भरता रहेगी, उसकी पेड़ काट के उसी से खाना बनाएगा। जो बाकी चीज़ें हैं उन्हीं को वो लेकर के आएगा और उसी से अपना जीवन यापन करेगा। और अगर अमीर होगा तो फिर वो लकड़ी काटने नहीं जाएगा, या वो पेड़ों को काट करके वहाँ पे कृषि नहीं करेगा। तो गरीबी भी क्या करता है?
डाइवर्सिटी को प्रभावित करता है। जैसे हमारी जो जनजातियाँ हैं वो क्या करती हैं, पेड़ों को काट करके झूठी कृषि करती हैं। उनके पास इतना खाद नहीं होता कि जितना खेती उन्होंने बनाई है उसी में उत्पादन करते रहे। जैसे उत्पादकता खत्म होगा वो दूसरी जगह का पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से गरीबी कह सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जैसे कभी आग लग गई या कहीं सूखा हुआ, कहीं पे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, सुनामी आ गई। ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं हैं ये भी डिस्टर्ब कर देती हैं जैव विविधता को। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो जैव विविधता है वो इंसान के जीवन का आधार है? पहला है मृदा निर्माण में, दूसरा है आपका मृदा अपरदन की रोकथाम में, तीसरा है अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने में, और चौथा है सस्य परागण में। अब ये कूट में बताना है आप लोगों का। अगर ना समझ में आया हो तो रिपीट कर, चलिए रिपीट कर दे रहे हैं। मृदा निर्माण में, दूसरा है मृदा अपरदन की रोकथाम में, तीसरा है अपशिष्ट का पुनर्चक्रण में, चौथा है सस्य परागण में। इनमें से कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। सस्य परागण मीन्स होता है कि ये जो जीव जंतुओं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जो है, इसे परागण मीन्स जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधों का विकास इन्हीं के द्वारा होता है ना, परागण के द्वारा होता है। जैसे जो पौधे हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं बीजों के द्वारा उगते हैं, और बहुत सारे होते हैं कि परागण के द्वारा दूसरी जगह पहुंचते हैं। ये परागण करने का काम कौन करते हैं? तितली, मधुमक्खियाँ, कीट पतंगे। तो जैव विविधता ज़्यादा होगा तो कीट पतंगे, मधुमक्खियाँ, ऐसी चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएंगी और वो क्या होगा, फैलता जाएगा। ऐसा भी माना जाता है कि जो मधुमक्खियाँ हैं अगर ये समाप्त हो जाए धरती से तो मानव प्रजाति समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा परागण करती हैं। इनका जो भोजन होता है ये क्या होता है, फूल होते हैं, और फूलों से ही परागण ये लोग करते हैं। तो परागण में इनका इतना बड़ा मतलब योगदान है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ये समाप्त हो जाए तो इंसान समाप्त हो जाएंगे। तो आपके आसपास के जो छोटे छोटे जीव हैं वो आपके जीवन का आधार है, लेकिन ये हमें पता नहीं होता है। तो इसमें सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट में बताना है और बताना है कौन से असत्य हैं। पहला है प्रजातियों की संख्या वृद्धि से खाद्य श्रृंखला अधिक जटिल हो जाती है। प्रजातियों की संख्या वृद्धि से खाद्य श्रृंखला अधिक जटिल हो जाती है। बिल्कुल, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ की खाद्य श्रृंखला जटिल होगी। दूसरा, जटिल खाद्य श्रृंखला जैव विविधता हेतु हानिकारक होता है। सबका सही है। जटिल जो है खाद्य श्रृंखला जैव विविधता के लिए हानिकारक होता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता अधिक होता है। हाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में उष्णकटिबंधीय जितना इलाका होगा वहाँ तो कौन सा सही हुआ फिर? पहला तीसरा सही है, सब सही है, आपका सब सही है, आप लोगों का दूसरा गलत है। बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ खाद्य श्रृंखला जटिल होगा तो जैव विविधता के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि अच्छा है, क्योंकि जटिल कब होगा, जब संख्या ज़्यादा होगी, विविधता ज़्यादा होगी, प्रजातियाँ ज़्यादा होंगी, तभी तो ना जटिल होगा। और जटिल है इसका मतलब जैव विविधता के लिए बहुत अच्छा है, हानिकारक नहीं है, अच्छा है। अगर जटिल नहीं है तब हानिकारक, यानी कि वहाँ पे जैव विविधता नहीं है। नेक्स्ट है जैव विविधता में परिवर्तन होता है कब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। दूसरा, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है। तीसरा, पृथ्वी पर एक समान रहती है। चौथा, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट है, जल्दी बताएंगे, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश जैव विविधता के ह्रास का कारण माना जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? पहला है, विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से स्थानीय प्रजातियों पर संकट उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है, अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ आई
कांग्रेस या जिसको मैंने भी बताया था आपको कांग्रेस घास या गाजर घास, दूसरा नाम क्या है? कृषि, नहीं, क्या दूसरा नाम हो गया। हाँ इसका दूसरा जो नाम है कांग्रेस घास है, कांग्रेस के टाइम में आया है ना तो इसलिए रख दिया गया होगा। कृषि के विकास में रुकावट डालती है। सही है। तीसरा है विदेशी प्रजातियां हमेशा जैव विविधता के लिए हानिकारक होती हैं। थोड़ा सा सोच विचार के जवाब दें। हमेशा नहीं होती, कुछ प्रजातियां अच्छी भी होती हैं, ठीक है, हमेशा नहीं नुकसानदेह होती। जैसे घास होता है अल्फा अल्फा करके, ये आपके यूरोपीय कंट्रीज का घास है, बहुत ही हेल्दी पौष्टिक घास है। इसे ले जा करके दक्षिणी अमेरिका के जो अर्जेंटीना है वहाँ पर लगाया जाता है, वहाँ के चारागाह के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो हमेशा केवल सिर्फ ऐसे वर्ड चबाए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए। कोई भी चीज़ हमेशा नुकसानदेह नहीं हो सकता, हर चीज़ का अपवाद होता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। सर आ गए हैं, बाकी जो बच्चे हैं मैं दूसरे दिन पूछ लूँगी।